जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों पॉलिटी की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं हम लोग। देखिए पूरे सिलेबस का ये निचोड़ है, टॉप 500 एमसीक्यू। ठीक है, इसमें 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिए हैं। साथ में जो रिलेटेड फैक्ट होता है, जो कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा और आगे भी सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है यूपी पीसीएस के लिए, तो उसको भी लगा लीजिए। हमारे ऐप पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। भाई देखो 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। 101 वाले से हमें स्टार्ट करना है। अब देखिए पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जो आपकी एस्टीमेट कमेटी होती है, जो प्राक्कलन समिति होती है, ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, इसमें सदस्य होते हैं आपके 30 सदस्य होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बोला जा रहा है इसका कार्यकाल, इसका टेन्योर कितने समय का है, तो ये है आपका 1 साल का। सिर्फ कितना? 1 साल का इसका क्या है, टेन्योर है। फिर आ गया एक कमेटी है आपकी लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्वेश्चंस आते हैं, इन सबसे इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसमें बोला जा रहा है 22 सदस्य हैं। तो ये 22 सदस्य आपको कहां कहां से देखने को मिलेंगे? लोकसभा से भी आपको देखने को मिलते हैं और राज्यसभा से भी। तो करेक्ट आंसर है सी वाला, बोथ ऑफ दी अबव। ठीक। और जो आपकी एस्टीमेट कमेटी है, जो प्राक्कलन समिति है, इसमें सदस्य सिर्फ लोकसभा के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। फिर आ गया अच्छा, ये क्वेश्चन वही रिपीट है, 102 वाला जो है फिर से वही आ गया है, मतलब दोनों से होते हैं। ठीक है, फिर देखिए, अब देखो इसमें पंचायत के बारे में बात हो रही है। पंचायत में आपका एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, जिसमें यह बताया गया है पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा पंचायत में सभी सीटें भरी जाएंगी। मतलब आपका जो चुनाव होगा वो डायरेक्ट आपका इलेक्शन होगा। ठीक है, मतलब जनता जो है वोट देगी। तो ये पंचायत में कौन से आर्टिकल में बताया गया? ये बताया गया आपके आर्टिकल 243C में। ठीक है, 243C में, इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया एस्टीमेट कमेटी का, भैया आपका गठन कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1950 में। कब? 1950। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी कब बनी है? ये बनी है 1921 में। ठीक है, अंग्रेजों के समय पे। फिर हमारे देश में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एक आपका ऑफिस है जिसे हम लोग कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के। इनका काम ये होता है कि जो आपका सरकार है, जितनी भी सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो खर्चा सही से कर रही है या नहीं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, पूरा ऑडिट करने का काम होता है इनका। जो सीए करता है ना, वही, मतलब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्चे को ऑडिट करते हैं। ठीक। और बोला जा रहा है कौन से आर्टिकल के तहत है? ये आपका आर्टिकल 148, इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक बॉडी भी है। अब आपके कैग को अपॉइंट कौन करेंगे? तो ये करते हैं आपके भैया राष्ट्रपति जी। ठीक है, प्रेसिडेंट। फिर देखते हैं, बोला जा रहा है इनका टेन्योर कितने समय का है आपका कैग का, तो ये आता है 6 साल का होता है। फिर देखो भारत के पहले कैग कौन से रहे? अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं, भारत के पहले कैग, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे आपके, मुख्य चुनाव आयुक्त, पिछली वीडियो में कराए थे, इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो कैग थे ये हैं आपके वी नाराहरी राव। ठीक है, वी नाराहरी राव, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इसमें बात हो रही है इस समय पे वर्तमान में जो भारत के कैग है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वो कौन से नंबर वाले कैग है, ये बात हो रही है। तो ये हैं आपके 14th वाले। ठीक है, मतलब 14वें पोजीशन वाले कैग हैं। फिर अपना सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब बना, उसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 26 जनवरी 1950 को। सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिर भारत में आपके हाईकोर्ट कितने हैं? तो टोटल हाईकोर्ट आपको देखने को मिलेंगे 25 हाईकोर्ट है। राज्य 28 है, लेकिन कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जो भैया आपका एक से ज्यादा राज्य जो कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? भैया स्थापना हुई है सुप्रीम कोर्ट की 26 जनवरी 1950, ये ध्यान रखिएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे आपके हीरा लाल जे कानिया। ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। ठीक, आगे देखो 115, सबसे लंबे जो सर्विंग चीफ जस्टिस हैं कार्यरत मुख्य न्यायाधीश, तो ये हैं आपके वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, वाई वी चंद्रचूड़। फिर आओ, सबसे छोटा कार्यकाल चीफ जस्टिस का किसमें रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे छोटा आपका समय मुख्य न्यायाधीश का, तो ये रहा है आपके कमल नारायण सिंह जी का। ठीक है, कमल नारायण सिंह, तो करेक्ट आंसर है ए वाला। फिर देखो, पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन सी थी, महिला न्यायाधीश, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पूछा जाता है। तो ये थी आपकी फातिमा बीबी। ठीक है, कौन, फातिमा बीबी। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारत में जो आपका जनहित याचिका है, इसके जनक, इसके फादर किसको माना जाता है, जो पीआईएल सिस्टम है, या आपको मान लो पब्लिक इंटरेस्ट को लेके कोई केस आप दायर कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो इसके फादर कौन है, तो इसके फादर बोला जाता है जस्टिस पीएन भगवती को। ठीक है, पीएन भगवती जी को। फिर आगे आओ, अब देखो हमारे देश में एक आर्टिकल है 324, जो पूरा भारत के बारे में जो निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, उसके बारे में बताता है। तो कौन कौन सा चुनाव कंडक्ट कराता है, आपके संसद, लोकसभा हो गया, राज्यसभा, राज्य के भी कराता है, विधानसभा हो गया। फिर आपके अलग अलग राज्यों में वो भी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसका काम सिर्फ ये रहता है जो आपकी पंचायत है, ठीक है, और जो आपकी नगर निगम वगैरह है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर निगम, नगर पालिका, उनके चुनाव को कौन कंडक्ट कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। अब उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली चीज, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, तो गलत। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, मतलब आपके एक सेकंड, राज्यपाल, गवर्नर करेंगे। ठीक, तो पहला गलत है। और फिर ये सारे चुनाव, पंचायत के सभी आपके चुनाव का संचालन कंडक्ट कराते हैं। दूसरा वाला बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला आपका, ध्यान रखना काम का है। 120 देखो, जो भारत में आपका संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको लेके बात हो रही है। अब देखो, जो हमारे राज्य अध्यक्ष हैं वो नाम मात्र के होते हैं, मतलब सिंबॉलिक, जैसे प्रेसिडेंट है, आपके राष्ट्र के अध्यक्ष है, लेकिन इनकी इतनी, मतलब सरकार में शासन चलाने में इतनी नहीं चलती। ज्यादातर पावरफुल कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि संविधान में हमारे आर्टिकलों में बताया गया है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, हेड ऑफ द स्टेट, सिंबॉलिक। फिर जो आपकी कार्यपालिका, वो विधायिका का भी हिस्सा होता है, बिल्कुल सही। जैसे आपका लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में बीजेपी पार्टी को बहुमत मिली, इन्होंने सरकार बनाई, तो जो मंत्री परिषद है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके मंत्री हैं, जो कार्यपालिका है, वो अभी भी लोकसभा का हिस्सा है। तो यही बोला जा रहा है, कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है, और लोकसभा आपकी विधायिका है, दूसरा भी बिल्कुल सही। और जो आपका विधायिका है वो 2 सदनों में, 2 हाउस में होता है, थर्ड वाला भी बिल्कुल सही। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। फिर आ गया, अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, उसमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष। इसका मतलब क्या है, जितनी भी जनता है, हमारी भोली जनता, ये खुद तो शासन कर नहीं रही, इन्होंने किसी एक को चुन के भेजते, एक जने को, वो इनके बदले में इनको रिप्रेजेंट करता है, वो इनका प्रतिनिधित्व करता है। डायरेक्ट में क्या होता है, ये सब लोग जो है आपस में वोट करते हैं और बताते हैं कि, मतलब आपस में ही डिसीजन लेते हैं, समझे, ये बात है। और इनडायरेक्ट में भैया, jैसे लोकसभा में 545 लोग चुन के गए, वो आपका डिसीजन ले रहे हैं आपके बदले में। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में स्विट्जरलैंड में जैसे देखने को मिलती है, छोटे छोटे देशों में देखने को वो मिल सकती है। उसमें क्या क्या टूल है, वो तीनों है। राइट टू रिकॉल भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इनिशिएटिव भी, रेफरेंडम भी, जनमत संग्रह, पहल और वापस बुलाने का अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा फैक्चुअल है, एक आध बार शायद आया भी है। अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव, तो ये भैया हमने किस देश से लिया हुआ है, ये बात हो रही, तो ये लिया आपके जर्मनी से लिया है हमने। फिर आगे देखो, अब देखो यहाँ पे जो हमारा 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है संविधान का, उसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया, 22 आपकी लैंग्वेजेस। तो पहले शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में जोड़ी गई, तो इसी को लेके क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको 8th शेड्यूल अपना दिखाता हूँ। ठीक है, 8th शेड्यूल जो है संविधान का, हमारे 14 लैंग्वेजेस थी, अब 22 है। हिंदी में भी देख लीजिए 8th शेड्यूल, ये आपको दिखेगा। ठीक है, 22 भाषाएं हो गई हैं। कौन कौन सी हैं, या नाम याद होना चाहिए, अभी याद नहीं कराऊंगा। और फिर जो शुरू में 14 थी, उसके बाद में ऐड होती गई, कौन से संशोधन से ऐड हुई, जैसे सिंधी जो है 21 से ऐड हुई, 21st अमेंडमेंट से। तो इस क्वेश्चन में यही बात हो रही है। तो देखो फर्स्ट वाला भी बिल्कुल सही, सिंधी आपकी 21वां संशोधन से,
आपका मणिपुरी 71 से दूसरा भी सही है, और जो डोगरी है वो 92nd वाले से, सॉरी, ठीक है। तीनों बिल्कुल सही, याद होना चाहिए 8th शेड्यूल। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जितने भी आपके भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, ठीक, शेड्यूल है, ये याद होने चाहिए, जो जो लिखा हुआ है हर चीज याद हो। करेक्ट आंसर हो गया इसका डी वाला, क्योंकि कहीं से भी इससे क्वेश्चन जो है आ जाता है। आगे देखते हैं। फिर आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, ये जो फ्रेज है ये कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने यूएसए से, ठीक है, यूएसए से ले रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यूएसए है नहीं, इसीलिए डी वाला जो है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर आगे देखो, इसमें बात हो रही है जो आपका सेक्युलरिज्म है उसको बेसिक स्ट्रक्चर कब बताया है सुप्रीम कोर्ट ने की? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर तो केशवानंद भारती केस में बताया है, लेकिन सेक्युलरिज्म की घोषणा कब करी कि वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है? किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया? तो ये करा है आपके एसआर बोमनाई केस में, बी वाला करेक्ट है, ठीक है, एसआर बोमनाई मामले में। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने एक आर्टिकल को बोला है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। तो ये इसको किसने, मतलब कौन से आर्टिकल को लेके बोला है? ये बोला गया है आर्टिकल 32। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। ये इसलिए बोला है, आर्टिकल 32 में ये दे रखा है, अगर आपका कोई मौलिक अधिकार जो है उसमें खतरे में आता है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हो, ठीक है, ये बात है इसमें। और ये आपका समझो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान का, क्योंकि अगर यही नहीं होता तो फिर कोई जना जो है अपना मौलिक अधिकार को आपका इन्फोर्स कराने के लिए जा ही नहीं सकता था। फिर आगे देखो, बोला जा रहा है कि विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड टू 12th शेड्यूल, मतलब 12वां जो अनुसूची है वो कौन से संशोधन से जोड़ी गई? तो भैया ये जोड़ी गई थी आपके 74th अमेंडमेंट से, ठीक है, 74 संविधान आपका संशोधन अधिनियम से। देख भी लो, ये आपको दिखेगी 12वीं अनुसूची, तो कब हुई है? 74th अमेंडमेंट से हुई है, ठीक है। अब इसमें आपका भी नगर निगम को लेके बात हो रही है, हिंदी में भी देख लीजिए, नगर पालिका को लेके, इसीलिए बता रहा हूँ कि भैया इंपॉर्टेंट है सारे शेड्यूल। और ये हमारी लिस्टिंग है, अगर आप ये लेना चाहते हो तो ये ले सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखो, अब ये बोला जा रहा है किस भैया आपकी विधानसभा में बिल पास हुआ है मराठी को आपका जरूरी बनाने के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। तो मराठी ज्यादातर काम बोलते हैं महाराष्ट्र में, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आपका महाराष्ट्र ही होगा। फिर आगे देखिए, आपका एक आपका एक संवैधानिक पोस्ट है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ठीक है। जो भाषा, देखो भाषा काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसके लिए एक अधिकारी बना रखा है कि सब कुछ सही रहे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, संवैधानिक पोस्ट है, ठीक है, संवैधानिक पद है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या जब संविधान बना था तब भी ये पोस्ट थी? नहीं, दूसरे वाला गलत, तब नहीं था, बाद में इसको ऐड करा गया। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भैया नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति जी करेंगे। थर्ड वाला भी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया, अब बोला जा रहा है कि भैया भारतीय संविधान के इसमें से फीचर कौन कौन से हैं? कठोरता, लचीलेपन का आपका समन्वय, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों देखने को मिलता है। संविधानी सुप्रीम है, ये भी बिल्कुल सही है। पूरा संघात्मक संविधान नहीं है, कुछ आपका यूनाइटरी फीचर भी है, क्योंकि केंद्र सरकार काफी शक्तिशाली है भारत में। और फिर फोर्थ वाला भी बिल्कुल सही है, संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो करेक्ट आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा? ये होगा सी वाला, 1 2 4। फिर जो आपका आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 है, ये किससे संबंधित है? ये आपका है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है पूरे संविधान में, उसमें से एक ये भी है, ठीक है। फिर आगे देखिए, पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार एक दिया जाता है, निर्मल ग्राम पुरस्कार अवार्ड होता है। तो पंचायतों में जिसने अच्छा काम किया, तो ये कौन से साल से इसकी शुरुआत हुई थी? ये हुई थी आपकी 2003 से, ठीक है, करेक्ट आंसर सी वाला। फिर आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट का जज है, अगर मान लो ये रिटायर हो गए, ठीक है, तो क्या उसके बाद कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब वकालत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि होगा क्या, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है भैया, इनके आगे तो कितने वकीलों ने आपका ये समझो प्रैक्टिस करी होगी, और फिर खुद जाके प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पे जो जज होगा वो इनकी बात मतलब काटने में उसको थोड़ा वो लगेगा परेशानी, तो इसीलिए इनको मना कर दिया जाता है। फिर आ गया, ये कौन सा सही मैच नहीं है? तो जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला, ठीक है। जो रिपब्लिकन सिस्टम है, गणतंत्र आपका गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है आपकी, ये ली गई है हमारे कनाडा से नहीं ली गई है, ये लिया है हमने फ्रेंच से लिया है। किससे? फ्रांस से लिया है, फ्रांस से। फिर बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति की इनमें इनमें से कौन कौन सी शक्तियां हैं?
मिलिट्री पावर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जुडिशियल पावर भी है और लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां भी हैं। लेकिन ये सब नाम की होती हैं, असली इसमें यूज कौन करता है, मतलब असली शक्ति होती किसके पास है, जो आपका मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनका हेड जो है वो है प्रधानमंत्री जी। तो इन्हीं के पास वही जो बोलते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल है आपके संविधान में, उसी हिसाब से जो है सब चलता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। अब उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा, उसके पहले अध्यक्ष, उसके पहले आपके स्पीकर कौन थे, तो ये थे आपके पुरुषोत्तम दास, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है। फिर देखो, अच्छा जो मैंने आपको बताया पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात हुई थी अभी, कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इसमें से आपके लोकसभा से कितने आते हैं, 15 आते हैं, ठीक है। तो 22 सदस्य हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से हो गए आपके 7, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी तो एस्टीमेट कमेटी थी। अब आगे देखो, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान, जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसका हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था, ठीक है, मतलब उसको हिंदी में कब उसको अडॉप्ट करा गया था, तो ये करा था आपके 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन आप समझो संविधान सभा की आखिरी बैठक भी थी। फिर आगे देखें, पहले चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके मिस्टर रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, श्री रंगनाथ मिश्रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आप इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन है इसलिए बताया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन भाई तब भी बता दिया, पढ़ लो, हमारे उसमें सीरीज में दे रखा, आगे तो बोलोगे सर आपने तो मना किया था, पढ़ लो इसलिए, अच्छा ठीक है। अब देखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे एक पोस्ट बनी है, तो मिलिट्री एडवाइजर है, किसको मिलिट्री सलाह देते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसका सैन्य सलाहकार होते हैं, तो ये होते हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री है भारत के, उनके आपके सलाहकार ये रहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या बात है, भारत के संविधान की जो 10वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 10th शेड्यूल। देखो 10th शेड्यूल जो है आपका, ये आपको लेके है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे बोला जाता है, हिंदी में भी देख लीजिए, इसको बोला जाता है आपका दल बदल कानून। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, इसलिए बनाया था क्योंकि लोग चुन के आते थे, फिर पार्टी बदल लेते थे, तो मतलब जो सरकार की स्थिरता थी ना, वो काफी हद तक खराब होती थी। बताने को समझाने को तो आधा घंटा समझाया जा सकता है टॉपिक, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट, मतलब अभी आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो डी वाला। अब ये बोला जा रहा है इट इज एप्लीकेबल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, ऐसा नहीं है, जब दोनों सदन आपके आ जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद में देखा जाएगा कोई बदल तो नहीं रहा पार्टी, तब बात होती है। अब जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है, ये इस समय पे कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। शुरू में इसको हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में ही जोड़ा था, बाद में इसको हटाया गया उससे। फिर देखो, जो रीजनल काउंसिल होती है, क्षेत्रीय परिषद, इसमें आपका अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये करते हैं आपके गृह मंत्री जी, ठीक है, होम मिनिस्टर। फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है आपकी, राज्य विधान परिषद, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है, ये आपका कार्यकाल है 6 साल का। जैसे आपको पता है ना, भारत में आपके कुछ ही राज्य, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी, ठीक है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी है, विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, किसका, विधान परिषद का। सिविल सर्विसेज डे भारत में हम कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है आपके 21 अप्रैल को। फिर जो आपका वित्त आयोग है, वित्त आयोग का काम क्या है, भैया कैसे जो खर्चा, जो टैक्स आ रहा है सरकार के पास में, वो कैसे केंद्र और आपका राज्य सरकारों के बीच में कैसे बांटना है। अब इनके सदस्यों को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल सही, पहले वाला सही है। मेंबर फिर से बोले जरा अपॉइंट नहीं हो सकते, तो ये गलत है, हो सकते हैं। और जो इनकी सिफारिशें हैं वो सलाहकारी एडवाइजरी होती हैं, जरूरी नहीं है कि सरकार माने, वो अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, 1 और 3। फिर आगे आओ, जो आपके कैग है, इसमें बात हो रही, कैग को लेके अभी बताया, तो उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रेसिडेंट इनकी सैलरी, सेवा और शर्तें निर्धारित करते, तो ये गलत है आपका, ये तो बिल्कुल भी आपका गलत है। फिर बोला जा रहा है जो इनका प्रशासनिक व्यय है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब उसी से आपका निकलता है, तो ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है, कैग का जो खर्चा है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, अब इसमें मुझे कौन सा करेक्ट नहीं है, देखो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन को लेके मान लो कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसका उसमें डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट देता है।
इसमें बोले जरा इलेक्शन कमीशन देता है, तो ये गलत है भैया, ठीक है, ये गलत है। कोई डिस्प्यूट हो गया तो इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट देगा इसमें इलेक्शन। तो बोले वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 3 बार ही हो सकते हैं इलेक्ट, गलत है। जितनी बार 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 चुनाव लड़ना लड़ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी रोक नहीं है। अब क्वेश्चन में था कौन सा करेक्ट नहीं है, भैया दोनों ही नहीं करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला, समझे। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ हो जाते हैं, होते आसान है, लेकिन यही है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है, दोनों ही गलत है, तो सी वाला होगा। फिर संविधान सभा की लास्ट मीटिंग अभी बताया मैंने, ये हुई 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950। फिर 150 वाला देख लो, एक हमारे देश में हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। बोले जरा इसमें कितने राज्य जो हैं कवर है, इसमें 4 राज्य आते हैं, ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट अगर आप जैसे देखो, मैं इसको लिस्टिंग में दिखाता हूँ अपने, ये देखो गुवाहाटी हाईकोर्ट में देखो आपके 4 राज्य आ रहे हैं, कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। मैप में देखोगे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर का अलग से है, ठीक है। इसमें 4 आपके हाईकोर्ट, आपके 4 राज्य आते हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, 50-50 क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखो पूरी सीरीज जो है मैं जल्दी इसकी खत्म ही हो जाएगी, जुड़े रहिएगा। पूरा पॉलिटी जो है अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, टॉप क्वेश्चन हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। जो फैक्ट कंसेप्ट है वो मैं आपको यहाँ समझा ही रहा हूँ, तो पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। बाकी टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, आप उसको ले सकते हो। और अगर आर की तैयारी कर रहे हो, तो आर का हमारा मेंस का ग्रुप स्टार्ट हो गया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।